तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक फौजी पर बीती सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे जब भी वो रात याद आती है तो वो सहम उठता है। जज्बात की एक हल्की सी लहर ने उसे कैसे खतरों के गिरदाब में धकेल दिया था। गो के ये सच बयानी अकल की कसौटी पर परखी नहीं जा सकेगी, लेकिन फिर भी इसका एक एक हर्फ सच पर मबनी है। 1972 का दिसंबर आजाद कश्मीर में दाखिल हुआ। अपने साथ वो सर्द बर्फबारी भी ले आया। अमूमन वहाँ बर्फबारी दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में होती है, लेकिन अब की बार शुरू में ही ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाएं थीं। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक वैगन मुसाफिरों से भरी मुजफ्फराबाद से रावलाकोट की जानिब जा रही थी। तमाम मुसाफिर खामोश बैठे मौसम के खतरनाक तेवर देख रहे थे। वो हालत तक सड़क ठीक थी और उससे आगे ये इंतहाई टूट फूट का शिकार थी। उसी वजह से हिचकोलों के साथ उसकी रफ्तार इंतहाई कम थी। बारिश, धुंध और शदीद सर्दी ने सबको अधमुआ किया हुआ था। वाजिद अली ड्राइवर के पीछे अपनी सीट पर सर टिकाए खिड़की के पार बादलों, धुंध, पहाड़ों और दरियाए नीलम को देखता हुआ अपने खानदान और घर को याद कर रहा था। वो इस बार पूरे 6 माह बाद घर जा रहा था, जहां उसकी माँ, भाई, बीवी और 6 साला बेटी उसका शिद्दत से इंतजार कर रही थी। उसने अपने आने की खबर खत में लिखकर भेज दी थी, मगर उसका ये खदशा बजा था कि इतने खराब मौसम में खत उसके गांव तक बर वक्त नहीं पहुंच सकेगा। ये हमेशा से वहां होता आया था कि उधर मौसम खराब हुआ और इधर पूरी वादी का कारोबार ठप हो गया। वो दरमियाने कद का मजबूत और कड़ियल फौजी जवान था। फौज में वो सिपाही भर्ती हुआ और तरक्की पाते पाते लाइस नाइक के ओहदे पर आ पहुंचा था। उन दिनों उसकी पोस्टिंग मुजफ्फराबाद आर्मी कैंप में थी। वो रावलाकोट से कुछ फासले पर वाक़े एक गांव बंजोसा का रहने वाला था। वैगन आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक मोड़ काटते चली जा रही थी। वो सोच रहा था कि जिस रफ्तार से वैगन चल रही है, ये इशा की नमाज तक रावलाकोट पहुंचेगी। बंजोसा गांव ऊपर पहाड़ के दामन में था। वहां तक कोई सवारी नहीं जाती। दिन में वैगनें दरमियान में वाक़ई बंजोसा झील तक जाती थी, जहां एक खूबसूरत रेस्ट हाउस बुलंद पहाड़ों और ऊंचे दरख्तों के बीच वाक़ था। झील से गांव 1 घंटे की पैदल मुसाफत पर था। मौसम की खराबी और रात के अंधेरे की वजह से अब सिर्फ जीप ही उसे झील तक ले जा सकती थी और आगे का जंगल उसे पैदल अबूर करना था। गोया बीवी बेटी से आज मिलने का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। दिसंबर के महीने में पहाड़ से वो नीचे गांव में आ जाते थे, मगर इस बार वाजिद को छुट्टी देर से मिली थी। भाई ने खत से बता दिया था कि वो इंतजार में है ताकि दोनों मिलकर सामान नीचे गांव वाले घर में शिफ्ट कर सके। बर्फबारी वक्त से पहले शुरू हो गई और घर वाले एक तरह से ऊपर फंसे हुए थे। अब उनका पहाड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव का घर उन दिनों खाली पड़ा था, मगर जरूरत का सारा सामान उसमें हर वक्त मौजूद रहता था। जलाने की लकड़ी, रजाइयाँ, तकिए, चारपाइयाँ, आटा और बर्तन के अलावा दूसरा जरूरी सामान और पानी उसमें मौजूद था। घर के तमाम अफराद के पास तालों की चाबियां होती थीं, जो घर पर लगा रहता था। उसका घर 3 सिमतों से घने और बुलंद दरख्तों में घिरा था। सफेदे और चीड़ के दरख्त उसके घर के साइबान थे। उसके गांव का घर वाकई बहुत प्यारा था। ऊपर पहाड़ वाले घर तक का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जुमे की नमाज पढ़कर वो मुजफ्फराबाद से रवाना हुआ था। वो चाहता तो ये था कि शाम तक अपने घर पहुंच जाए, मगर बारिश, धुंध और आगे महसूस होती बर्फबारी उसकी ख्वाहिश के आगे खड़ी नजर आई। उसे अंदाजा था कि आगे रावलाकोट से गांव तक का रास्ता एक दलदल में तब्दील हो चुका होगा। वो एक तरबियत याफ्ता सिपाही भी था, इसलिए चढ़ाई तय करना कोई इतना मुश्किल न था। वो पहाड़ों का बासी था, पहाड़ों का मजाज उससे ज्यादा कौन जानता था। मौसम तो अबतर से अबतर होता जा रहा था। उनकी वैगन देरकोट और फिर गाजियाबाद से निकलकर पानी वाला जियारत तक सुस्त रफ्तारी से चली जा रही थी। असर की नमाज के लिए वो गाजियाबाद में रुके थे। ड्राइवर कह रहा था कि शाम की नमाज हम जियारत जाकर पढ़ेंगे। वैगन आरजा से होती हुई जियारत पानी वाला पहुंचने वाली थी। वहां पीर सैयद जिन्नात शाह का मजार था। पूरा इलाका उनका अकीदतमंद था। उसने सोचा कि वो आज इसी बहाने मजार पर भी हाजिरी दे देगा। वो पानी वाला जियारत में दाखिल हुए तो शाम उतर चुकी थी और रात की स्याही में बदल गई थी। पूरे इलाके को बुलंदो बाला पहाड़ों ने घेरा हुआ था। बाजार खत्म होने से पहले वैगन एक चाय खाने के सामने रुकी। साथ ही मस्जिद थी। मुसाफिरों ने मिलकर वहां शाम की नमाज अदा की।
नमाज के बाद गर्मा गर्म चाय पी। चाय खत्म करने के बाद वो उठा और फातिहा पढ़ने जियारत की जानिब चला। बाजार के इख्तिताम पर बाएं तरफ कुछ सीढ़ियां जियारत की जानिब उतर रही थीं और सहन के गिर्द बुलंदोबाला दरख्त जो जियारत को घेरे हुए थे। बारिश थम चुकी थी। फिर वो सैयद जिन्नात शाह के मजार की सीढ़ियां उतरता चला गया। उसने वहां फातिहा ख्वानी की। फिर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दुआ खत्म करने के बाद वो घूमा तो वहां चादर से चेहरा ढांपे एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था। उस आदमी ने गहरे लहजे से वाजिद का नाम पूछा। वाजिद ने अपना नाम बताया तो दोबारा उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? एक अजनबी की ये बेतकल्लुफी उसे पसंद न आई। उसे पहला ख्याल यह आया कि ये कोई मजार पर भीख मांगने वाला है। जवाब देने की बजाय उसने जेब से बटवा निकाला और 5 रुपए निकालकर उसकी जानिब फड़ाए और बोला, ये रख लो और मेरे लिए दुआ करना। उस शख्स ने नोट की जानिब नजर उठाकर भी नहीं देखा और उसी लहजे में बोला, आगे मौसम बहुत खराब है, रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं, रात मजार पर ठहर कर सुबह चले जाना। मेरी फिक्र न करो, मैं उन इलाकों में पल कर जवान हुआ हूँ, मैं आराम से चला जाऊंगा, तुम भी जाकर आराम करो और ये पैसे रख लो। तो फिर ऐसा कर, आसपास कुछ गरीब गुरबा रहते हैं, अपने सर का सदका उतारते जाओ। उसी दौरान वैगन के ड्राइवर ने मुसाफिरों को बुलाने के लिए हॉर्न बजाए। वाजिद ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और उसकी जानिब देखे बगैर मजार से बाहर आया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ सड़क पर आ गया। वाजिद ने मुड़कर नीचे मजार की जानिब देखा तो वो शख्स मजार से निकलकर उसकी जानिब तशवीश और हमदर्दी भरी नजरों से बगैर पलके झपकाए देख रहा था। वैगन रवाना हुई तो रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो गया। वैगन धीरे धीरे बढ़ती हुई जब रावला कोट पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। सड़क पर ना आदमजात का पत्ता था। हर जानिब बर्फ की चादर बिछी थी। वो वैगन से उतरा, अपना बैकपैक पेट पर लटकाया और पहला ख्याल उसके जहन में यह आया कि क्यों ना रात रावला कोट में बसर कर लूं और सुबह होते ही बंजोसा गांव का सफर करूं। मगर बीवी और बेटी की मोहब्बत ने उसे सफर जारी रखने पर मजबूर कर दिया। उसने ये सोचा कि मैं पहाड़ वाले घर तक तो नहीं मगर बंजोसा गांव तक तो पहुंच सकता हूँ। वहां गांव में भी उसका घर था। उसने सोचा कि घर में रात बिताकर सुबह 1 घंटे से पहले अपने प्यारों के पास पहुंच जाऊंगा। अड्डे पर एक टिक्का शॉप खुली थी, साथ वाला खोखा भी खुला था। वो टिक्का शॉप की जानिब चल पड़ा। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था, पर वो अपने मजबूत फौजी बूटों की वजह से आराम से चलता हुआ टिक्का शॉप के सामने जा खड़ा हुआ। वाजिद ने टिक्कों और रोटियों का ऑर्डर दिया, फिर उसने इशा की नमाज अदा की और फिर अपना ऑर्डर ले लिया। अब वो उस जानिब चल पड़ा जहाँ कुछ जीपें खड़ी थी। आखिरी वैगन निकल चुकी थी, अब सिर्फ जीप मिल सकती थी, उसके जरिए वो बंजोसा झील तक जा सकता था। एक जीप का ड्राइवर माजिद की जान पहचान का था। वाजिद ने उससे हाथ मिलाया और मुजफ्फराबाद से अपने सफर की दास्तान मुख्तसर करके सुनाई। कहा कि वो ऊपर पहाड़ पर अपने घर अभी जाना चाहता है। ड्राइवर ने पहाड़ की बुलंदी को नजरों में जांचा और फिर उसे बर्फ की सफेद चादर ओढ़े देखा तो बोला कि रात यहीं रावला कोट में रुक जाओ, इस वक्त ऊपर जाना खतरनाक है। वाजिद उसकी बात सुनकर हंसा और बोला कि एक फौजी को खतरों से डराते हो, मैं अभी घर पहुंचना चाहता हूं, अगर ना गया तो बेचैनी बढ़ती जाएगी। ड्राइवर खामोश रहा। ड्राइवर बंजोसा झील तक जाने से भी कतरा रहा था, मगर जिस तरह हर पाकिस्तानी अपनी फौज को एहतराम देता है वो ड्राइवर भी देता था। साथ ही उसकी जान पहचान वाला भी था। खैर, ड्राइवर अपनी सीट पर आ बैठा। साथ वाली सीट वाजिद ने संभाल ली। ड्राइवर ने जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंजोसा गांव के रास्ते पर चल पड़ा। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे, मगर ऐसा लगता था कि रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी है। जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती मोड़ काटती बंजोसा गांव जाने वाली सड़क पर आई और फिर जोर लगाती हुई चढ़ने लगी। कश्मीर में एक खास किस्म की मिट्टी पाई जाती है जिसे कस मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी थोड़ी सी भी बारिश पड़े तो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने रास्ते को दलदल बना दिया था। एक जगह जीप कीचड़ और बर्फ में ऐसी धसी के आगे चलने से इनकार कर दिया। इंजन कई बार घुराया मगर जीप टस से मस न हुई। ड्राइवर की आंखों में तशवीश थी। यहाँ जीप का फंस जाना उन दोनों की मौत का सबब भी बन सकता था। रात के तीसरे पहर तो दर्जा हरारत और ज्यादा गिर जाता है और जीप उनके लिए बर्फखाना बन सकती थी। ड्राइवर ने वाजिद से कहा कि नीचे उतरकर धक्का लगाना पड़ेगा। जब वो जीप से नीचे उतरा तो उसके पांव घुटनों तक बर्फ में धंस गए। फिर वाजिद ने जीप को अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाया। फिर बड़ी मेहनत के बाद टायर की गिरफ्त जमीन पर जरा मजबूत हुई और वो झटके से गुर्राकर आगे बढ़ी। जब वो बंजोसा झील तक पहुंचे तो रात के 12 बज रहे थे। वो जीप से उतरा तो देखा कि झील के साथ रेस्ट हाउस मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ है। रेस्ट हाउस को देखकर महसूस होता था कि ये कभी आबाद रहा होगा मगर अब भूतों का मस्कन है।
ड्राइवर नीचे उतरा। ऊपर पहाड़ पर माजिद साहब सुबह चले जाना, बनजोसा पहुंचने वाले हैं, वहां अपने घर में रात गुजार लेना। गांव से आगे चढ़ाई पर इस वक्त चढ़ना अक्लमंदी ना होगी। टॉर्च तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ टॉर्च है। अच्छा ये डंडा रख लो, इस वक्त जंगली जानवर भी सड़क के करीब आ जाते हैं, ड्राइवर ने कहा। वाजिद ने अपने बैकपैक से टॉर्च निकाली, बैग को पीठ पर लटकाया, डंडे के साथ तीनों शॉपर मजबूती से बांधे और उसे बाएं कंधे पर रखा। ड्राइवर ने उसे खुदाफिज कहा और जीप मोड़कर वापस चला गया। फिर उसने मुड़कर रेस्ट हाउस की जानिब देखा और तादेर उसे देखता रहा। अगर उसे थोड़ी सी भी ये उम्मीद नजर आती कि रेस्ट हाउस में कोई चौकीदार होगा तो वो ऊपर गांव जाने का इरादा तर्क करके रात वहीं ठहर जाता। उसे मालूम था कि सर्दियों में इस बंजूसा झील के रेस्ट हाउस का सारा अमला और चौकीदार नीचे रावलाकोट चले जाते हैं। उसने अल्लाह का नाम लिया, टॉर्च की रोशनी सामने डाली और कदम बढ़ा दिए। उसने लकड़ी का पुल पार किया और बंजोसा गांव वाले रास्ते पर नपे तुले कदम से चल पड़ा। उसके लिए चीजों के वजन के साथ बर्फ में चलते हुए चढ़ाई चढ़ना बहुत दुश्वार था। फिर इर्द गिर्द के माहौल ने भी अपनी एक दहशत कायम की हुई थी। बुलंद दरख्तों की जगह उसे कोई गैर मर्रई मखलूक खड़ी नजर आई। वो बार बार अपने आप को कोस रहा था कि उसे नीचे रावलाकोट ही रुक जाना चाहिए था। उसे मालूम था कि रात को इस अंधेरे में जब इंसान सोते हैं तो जंगलों बेआबानों में अनदेखी मखलूक जाग उठती है। दिल ही दिल में कुरान पाक की सारी सूरतों का विर्द वो करता जा रहा था। जब उसने दूर जंगल से जरा हटकर अपने गांव के अंधेरे में डूबे मकानात देखे तो उसकी आंखों में खोई हुई जिंदगी वापस आने लगी। अब रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। उसने रात अपने इस गांव के घर में बसर करने का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल था कि इतना ही सफर आगे ऊपर पहाड़ पर कर सके। वो बर्फ में धंसता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा तो उसे तहफ्फुज का एहसास हुआ। वाजिद ने लकड़ी का डंडा दीवार से टिकाया और अपनी जेब से ताले की चाबी निकाली। जब टॉर्च की रोशनी ताले पर डाली तो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी और ताला गायब था। वो लम्हा भर के लिए चकरा गया, सोचने लगा कि आया घर में कोई है या ये ताला गांव के लड़कों ने खोला है। वो जानता था कि इस घर को कभी कभार गांव के लड़के ताश खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने जमीन पर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो ताला नीचे पड़ा था। ताले पर तो कोई जर्ब भी न थी। पास हथियार तो कोई न था, मगर अपने आप पर यह भरोसा था कि 2-3 पर तो वो अकेला ही हावी हो जाएगा। उसने जब दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला, दरवाजा सीधा एक कमरे में खुला। वो अंदर दाखिल हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां किसी को न पाया। उस कमरे में एक जानिब 4 पाइयां रखी थी। खाली घी के कनस्तरों में पानी भरा हुआ था। वो आहिस्तेगी से आगे बढ़ा और उसने कमरे के दरवाजे के दोनों पट अंदर की जानिब खोल दिए। वहां पे भी 4 पाइयां बिछी हुई थी। लोहे के ट्रंक थे। उसने ट्रंकों के ताले चेक किए तो वो सालिम थे। सब चीजें अगर अपनी जगह पर मौजूद हैं तो फिर इस ताले को तोड़ने वाले का मकसद क्या हो सकता है। खैर उसने अपनी जैकेट उतारी, जूते वगैरह उतारे, एक शलवार कमीज का जोड़ा निकालकर पहन लिया। फिर मुंह हाथ धोकर बड़े कमरे में आया। लालटेन जलाई तो कमरे में हर जानिब जर्द सी रोशनी फैल गई। फिर वो एक चारपाई पर सस्ताने के लिए लेट गया। टाइम देखा तो रात के 3 बजे थे। कुछ देर सस्ताने के बाद उसे ठंड महसूस होने लगी। कमरे में सूखी लकड़ियों का ढेर था, खुश्क ओपले भी थे। उसने सोचा क्यों ना आतिशदान में आग जलाई जाए। उसने लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की और उन्हें आग दिखाने के लिए उसने माचिस की तीली निकाली ही थी कि उसे दाएं जानिब कोने से किसी की सिसकारी सुनाई दी। वो उछल पड़ा। उसने आवाज की सिम देखा तो 2 गोल और चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि ये कोई जानवर नहीं, इंसानी होला है। उसके तो हाथ पांव शल हो गए, जिस्म के सारे पट्टे अकड़ चुके थे। चंद लम्हे वो देखता रहा, फिर हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इसी दौरान उसने जांच लिया था कि वो कोई लड़की है जो चादर में लिपटी बैठी है। सिर्फ चेहरा उसे नजर आ रहा था। वहां से कोई जवाब ना आया। वो 20-22 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। आंखें चमकदार, रंग तांबे की तरह और उसकी नाक पतली थी। होंठ पतले पतले खूबसूरत से। सुर्ख रंग की चादर ओढ़ रखी थी उसने। उसके चेहरे और बालों के सिवा उसको और कुछ नजर न आया। वो इस तरह बैठी थी जैसे रुकू में हो। डरी सहमी सी लग रही थी। वाजिद के जहन में ख्याल आया कि शायद रास्ता भटकी हुई है, मगर उसे हैरत थी कि उसको इतनी देर तक उसकी मौजूदगी का एहसास क्यों न हुआ। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो तुम्हें खींच कर नीचे उतार लूंगा। ये कहकर वाजिद आगे बढ़ा तो वो बोली, तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता मुझे हाथ ना लगाना। ठीक है मैं नहीं आता, मगर तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैं खड़ा बट की रहने वाली हूँ। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि वाजिद को महसूस हुआ कि पहाड़ पर कोई बांसुरी की मधुर धुन बज रही हो। वाजिद जानता था कि खड़ा बट यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी गांव है। यहाँ तुम्हें कौन छोड़ गया है?
वो मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे थे। मेरी मोहब्बत किसी और के लिए थी, जिसके लिए घर से भागी, वो भी कहीं गायब हो गया। मैं घर से सारा जेवर भी उठा लाई, फिर मुझे वो दगा दे गया। उसने अपने खूबसूरत हाथ चादर से बाहर निकाले तो दोनों हाथों में कीमती जेवर थे। वाजिद देखकर हैरान और परेशान हो गया। जेवरात से भरकर लड़की का हुस्न उसे दीवाना कर रहा था। इतनी हसीन और जमील शक्ल शायद ही उसने कभी पहले देखी हो। वो तो आसमान से उतरी कोई मखलूक लग रही थी। वाजिद के पूछने पर उसने अपना नाम लैला बताया। ऊपर तुमसे बात करनी मुश्किल हो रही है, मैं इस दौरान आतिशदान जलाता हूँ। आतिशदान मत जलाओ, मुझे गर्मी लग रही है। अब जब वाजिद ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चारपाई पर बैठी थी। वो हैरान था कि कमरे में अभी तक ठंड है, मगर लड़की से कोई तपिश निकल रही थी जो वाजिद को बेखुद किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेखुद हुआ जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया और खाना निकालने के लिए उठ गया। तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो। वाजिद ने नान टिक्के का शॉपर खोला। नहीं, मैं टिक्के नहीं खाऊंगी, अगर फल हैं तो वो खा लूंगी। फिर उसने फलों का लिफाफा दिया। फल उसने रगबत से खा लिए। वाजिद ने खाना खाया, उस लड़की ने फल खाया। फिर वाजिद उसके साथ वाली चारपाई पर आकर बैठ गया। उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत अंगड़ाई लेने लगी थी। मैं फौजी सिपाही हूँ, अगर जरूरत महसूस हुई तो कैंप कमांडर से भी मदद ले सकता हूँ। तुम्हें जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाजिद को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी खास मकसद के लिए उकसा रही थी वो लड़की। वाजिद ने ना चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ थामते ही उसके बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसने अपने हाथ नहीं छुड़वाए। वाजिद उसे उसकी रजामंदी समझा। उसने आगे एक कदम बढ़ाया और लैला के गुलाबी गालों को छुआ तो वो शर्मा गई। वो खुद भी वजी इंसान था। लैला को राम करने में उसकी खुद एतमादी उसके काम आ रही थी। लड़की खामोश थी। वाजिद ने उसको कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगाया तो वो बोली, लालटेन की रोशनी कम कर दो। अब वाजिद अपने पूरे हवास खो चुका था। शैतान ने अपना गलबा पा लिया था। नीम अंधेरे में शैतानी खेल शुरू हुआ। वो उसे अपनाने के वादे कर रहा था और वो उससे कह रही थी कि अपना सब कुछ मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, तो अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी जिंदगी में एक ही मर्द आया है और वो तुम हो। मरते दम तक तुम्हारा पीछा करूंगी। वो मदहोश होकर कह रहा था कि मैं मरकर भी तुमको नहीं छोड़ सकता। ये एक मर्द का वादा है और मर्द अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। वो मुतमईन होकर नींद की वादी में चला गया। जब आंख खुली तो कमरे के दरजों से दिन की रोशनी शुआओं की सूरत अंदर आ रही थी। उसने उठकर देखा तो लैला दूसरी चारपाई पर बैठी उसे मायनी खेज अंदाज से देख रही थी। वाजिद ने पूछा, तुम कब उठी? उसने जवाब दिया, मैं सोई ही कब थी, मैं तो तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी, तो तुम मुझे उठा देती। महबूब के आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। वाजिद तो झूम उठा। अब वो ये भी सोच रहा था कि घर पर बीवी, माँ और बेटी इंतजार कर रहे होंगे। वो अपने जहन में मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहा था। सोचा कि लैला को फिलहाल यहीं रखूंगा। एक दो दिन में सामान शिफ्ट होने से पहले उसका कहीं ना कहीं इंतजाम कर लूंगा। उसने लैला की जानिब देखा। उसकी निगाहों में चमक थी। गुसल खाने से मुंह हाथ धोकर वापस कमरे में आया। वो अभी भी ऐसी हालत में बैठी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। वाजिद ने उससे कहा, तुम भी मुंह हाथ धो लो। वो बोली, मैं अभी चलती हूँ, शाम को फिर आऊंगी और तुमको भी आना होगा। पर तुम कहाँ जा रही हो? इधर ही रुको, रात को मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। वाजिद दूसरी चारपाई पर बैठ गया जहाँ वो रात सोया था। अब लैला ने पहली बार हरकत की। उसने पाँव चादर से निकाले और जमीन पर रखे। वाजिद की नजरें उसके पाँव पर पड़ी तो उसके मुंह से एक चीख बरामद हुई। वो खड़ा हुआ, एक खौफ ने उसे घेर लिया था। उसका जिस्म अकड़ सा गया था और टांगों में जान न रही। लैला के पाँव उल्टे थे। वो पिछल पैरी थी, चुड़ैल थी, एक जिन्नी थी। वाजिद का दिमाग सुन हो गया, जुबान गुंग और हवास पर शदीद खौफ तारी हो गया। अब वो खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में शदीद तंज था। वाजिद बदहवासी में नंगे पांव दरवाजे की जानिब दौड़ा, मगर रास्ते ही में लैला ने उसका बाजू पकड़कर एक झटका दिया और वो डगमगाता हुआ चारपाई पर आ गिरा। वो कुछ कह रही थी मगर उसे पता नहीं चल रहा था। वो बेहोश होने लगा तो लैला ने पानी से भरा जग उसके मुंह पर उलट दिया। पानी पड़ते ही वो चीखने लगा। रात जिसकी आवाज मधुर बांसुरी जैसी थी, अब वो नागिन की तरह फुनकार रही थी। वाजिद के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसके जहन में एक ही बात थी कि रात वो क्या कर बैठा। जो हुआ था अब वो उसे पलट नहीं सकता था। वो गिड़गिड़ाता हुआ, माफिया मांगता हुआ, दोनों हाथ जोड़े हुआ था। जिंदगी की भीख मांग रहा था। तुम जिस रूप में भी चाहोगे उसी में मैं ढल कर आऊंगी। एक मर्द जो हमारी जिंदगी में आता है, जिस तरह तुम रात को मेरी जिंदगी में आए थे, फिर हम उससे कभी दूर नहीं हो सकती।
अब तुम या तो मेरे बनकर रहोगे या फिर किसी के भी नहीं रहोगे, बल्कि दर्दनाक मौत का मजा चखोगे। उसके तो तसव्वुर में भी ना था कि जिसे वो हसीन परी समझ रहा था वो एक पिछल पैरी निकलेगी। मैं जा रही हूँ, रात को दोबारा आऊंगी। अगर तुम ना आए तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। याद रखो, आज रात दोबारा मिलूंगी कहीं भी, और अगर अपने कमरे में आग जलाई तो तुम्हें बेटी की लाश मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी जगह से गायब होगी। वो कब चली गई, कहाँ चली गई, कैसे गई, उसे कुछ खबर ना हुई। उसी हालत में पड़ा रोता रहा, घुट घुट कर रो रहा था। फिर वो बेहोश हो गया। दोबारा होश आया तो बहुत सा वक्त गुजर चुका था। खौफ और दहशत ने उसे बुखार में मुब्तला कर दिया था। अब वो उस कमरे में एक पल भी रुकने पर तैयार न था जहां एक चुड़ैल उसके करीब हुई थी। उसे मालूम था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो अगर उसके साथ रात को प्यार की पतंगे ना भी बढ़ाता तब भी उससे बच ना पाता। वो तेजी से उठा, कपड़े वगैरह पहने और घर का दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर अपने पहाड़ वाले घर की जानिब चल पड़ा। उसके कदम घुटनों तक बर्फ में धंस रहे थे, फिर भी वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ता रहा। वो किसी कमजोर शाख की तरह लड़खड़ाता हुआ ऊपर पहुंचा। घर में दाखिल हुआ तो माँ सामने कमरे में चूल्हा जलाए बैठी थी। बेटे को अचानक इस हालत में देखा तो बुत बन गई। फिर अपने सीने पर हाथ मारते हुए उसकी जानिब नंगे पांव दीवाना वार बढ़ी और उसे थाम लिया। वाजिद लड़खड़ा रहा था और वो रोती पीटती उसे सहारा देकर कमरे तक लाई। चारपाई पर लेटाया, तकिया उसके सरहाने रखा, उस पर रजाई उड़ाई। माँ बेटे से रो रो कर पूछ रही थी, ये तेरा हाल किसने किया? क्या हुआ मेरे बच्चे तुझे? इतने में उसका दोस्त शौकत आ पहुंचा। वाजिद गिरता पड़ता जब गांव की जानिब आ रहा था तो किसी ने उसके दोस्त शौकत को खबर कर दी थी। शौकत ने उसकी हालत देखी तो वो भी घबरा गया। इसकी बीवी और बेटी कहाँ है? वो बेचारी पिछले चंद दिन से बुरे बुरे ख्वाब देख रही थी। मैंने उससे कहा कि बेटी को लेकर अपनी तू माँ के पास चली जा, जरा तेरा जहन बदल जाएगा। शौकत हैरान था कि वाजिद तो आने से पहले खत लिखा करता है, इस बार इसने क्यों ना लिखा। उसने माँ से पूछा तो वो बेहोश बेटे के सर दबाते हुए बोली, खत आया होता तो वो क्यों कहीं जाती, वो तो इसकी राह देखती रहती है। जब माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह जल रहा था। वो फौरन खड़ी हो गई, एक डब्बे से चंद जड़ी बूटियां निकालकर उसके लिए कहवा तैयार किया। शौकत अपने दोस्त के कदमों में बैठा हुआ था। माँ और शौकत ने मिलकर उसके हलक में कहवा उंडेला। वो थोड़ी देर के लिए आंखें खोलता और फिर मूंद लेता। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और सहन में लगे सनोबर के दरख्तों पर बेशुमार कव्वे आकर काएं काएं कर रहे थे। वाजिद के जब भाई को इत्ला मिली तो वो भी दौड़ा चला आया। माँ ने बेटे को सब कुछ बताया तो वो शौकत से कहने लगा कि तुम नीचे बंजोसा गांव जाकर फौरी तौर पर कंपाउंडर को ले आओ। कंपाउंडर इलाके का वाहिद मुआलिज था। शौकत फौरी तौर से घर से निकल गया। आज सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। एक दीवानगी और उदासी घर पर छाई हुई थी। लातादाद कौवों की आवाजों ने घर पर नहुसत डाल रखी थी। वाजिद को होश आया तो माँ लपक कर उसके पास पहुंची। वो आंखें खोले छत को देख रहा था। ये तुझे क्या हुआ? किस जालिम ने तेरी ये हालत बनाई है? जवाब में वो सिर्फ छत की तरफ घूरता रहा। माँ रोने लगी। भाई कहने लगा, मुझे तुम सिर्फ नाम बताओ, वो कौन थे? तुम्हारा बैग भी साथ नहीं है। वाजिद सख्त मुश्किल में फंसा हुआ था। जो रात को हुआ था वो भी बता नहीं सकता था। उसे अपनी इज्जत का भी पास था। वो सोच रहा था कि सबको क्या बताए कि उनको तसल्ली हो। पिछल पैरी का खौफ उसको लहता था। उसे झुरझुरी आती जब भी वो ये सोचता कि वो उसके कितने करीब थी। शाम करीब आ रही थी और उसकी दहशत उसे बेजान किए हुए थी। उसे उस जिन्नी के अल्फाज याद आ रहे थे कि अगर तुम रात को ना आए तो मैं आ जाऊंगी। आग कमरे में ना जलाना, वरना तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी। शाम के बाद शौकत कंपाउंडर को ले आया। सर्दी का बुखार है, ठंडे पानी की पट्टियां रखो, यखनी पिलाओ और इसे आराम की जरूरत है। उसने बुखार की गोलियां दी और साथ वो रुखसत हो गया। अब रात हो रही थी। जंगल के गीदड़ वक्त से पहले चिल्लाने लगे थे। एक खौफ की सी कैफियत बढ़ती जा रही थी। वाजिद चारपाई पर रजाई ओढ़े लेटा था। ठंड में भी वो पसीने से शराबूर था। गीदड़ों और कुत्तों के रोने की आवाजें मुसलसल उसके कानों में पड़ रही थी। शायद उन्होंने भी किसी बला की चाप सुन ली थी। उसकी नजरें मुसलसल कमरे के दरवाजे की जानिब थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बोझल होती गईं और वो सो गया। उसी रात उसने ख्वाब देखा कि वो जंगल में भागा जा रहा है। कुछ नामानूस चेहरे अपने मुंह ढांपे और हाथों में तलवारें लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा है। फिर वो औंधे मुंह बर्फ पर गिर पड़ा। उसके पीछे आती हुई आवाजें थम चुकी थीं। वो खौफ के मारे अपना सर उठाता है तो सामने उल्टे पैरों वाली खड़ी मुस्कुरा रही होती है। वाजिद के मुंह से फिर दबी दबी चीख निकलती है और साथ ही वो बेदार हो जाता है।
उसका बदन पसीने में नहाया हुआ था। वो चारपाई पर उठकर बैठ गया। वो किसी बिल्ली की तरह दबे पांव चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसमें अब रोने और चीखने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। तुम क्या समझते थे कि मैं नहीं आऊंगी? तुम अगर जमीन की तह में भी हुए तो वहां से भी तुम्हें निकाल लाऊंगी। ये बंद दरवाजे मेरी राह नहीं रोक सकते। क्या मेरी माफी किसी तरह हो सकती है तो मुझ पर रहम करो। मेरी बेटी है, बीवी है, मुझसे जो गलती हुई है उसकी इतनी बड़ी सजा ना दो। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ। तरस और रहम हम में कभी नहीं होता। फिर उसने लालटेन की लो मध्यम की और अपना मुकरू खेल शुरू कर दिया। खौफ से वाजिद का बदन झटके खा रहा था। फजर की आवाज कहीं दूर से फिजाओं में गूंजी तो वो एक झटके के साथ चारपाई से उठ खड़ी हुई। वो नीम बेहोश पड़ा था। उसे मालूम भी ना हुआ कि वो कब और कैसे यहाँ से गई। दूसरी रात को भी यही हुआ। उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। बुखार जान नहीं छोड़ रहा था। अब उसके जिस्म को झटके लगते रहते थे। उसकी बीवी को खबर पहुंचाई गई तो वो नसीबों की मारी रोती पीटती अगले दिन बेटी को लेकर आ पहुंची। बेटी को देखकर वो और ज्यादा रोने लगा। बहुत देर उसे सीने से लगाकर रोता रहा। शौकत और उसका भाई उसे रोने की वजह पूछते तो वो और रोने लगता। गांव के मौलवी साहब को दम के लिए बुलाया गया। उन्होंने पढ़कर फूंका। वक्ती अफाका हुआ और उनके जाते ही फिर से वही हालत हो गई। भाई और दोस्त बहुत परेशान थे। दोनों एक साथ कमरे में आए, दरवाजा बंद किया। फिर भाई उससे बोला, मैं नीचे गांव में गया था, घर का ताला टूटा हुआ था, तुम्हारा बैग भी वहीं था। साफ जाहिर है कि तुमने रात वहीं गुजारी। वहां फ्रूट के छिलके भी पड़े थे। ऐसा मालूम होता है कि तुम वहां तो भले चंगे थे। फिर रात में क्या हुआ ये मालूम नहीं। अब तुम ही बता सकते हो ताकि हम इस तमाम चीज का तोड़ कर सके। मुझे तो किसी जिन भूत की कार्रवाई लगती है बड़े भाई, दोस्त ने कहा। हमारे इलाके में बहुत पहुंचे हुए लोग मौजूद हैं जो शैतानी मखलूक को काबू में लाने के तरीके जानते हैं। तुम हमें कुछ बताओगे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। आखिरकार वो बताने पर राजी हो गया। वो दोनों सुन रहे थे और वो बोल रहा था। उन्हें तो उस वाक्य पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था। भाई और दोस्त को मालूम था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वाजिद अपनी कथा सुनाकर चारपाई पर सीधा लेट गया। वो शक्ल से सालों का मरीज लग रहा था। भाई ये सोचने लगा कि अगर ये सब बात सच है तो वो जानते थे कि उसकी जान को शदीद खतरा है। इस किस्म के वाकयात इन इलाकों में अक्सर होते रहते थे। शौकत को भी मालूम था कि चंद अरसा बेशतर उससे मिलता जुलता वाकया किसी दूसरे गांव में भी हुआ था, जहां एक नौजवान को गर्दन की हड्डी तोड़कर कत्ल कर दिया गया था। हालांकि उसका कमरा अंदर से बंद था और उसकी लाश चारपाई पर सीधी पड़ी थी। कुछ देर के बाद दोस्त उठा और भाई को बाहर आने का इशारा किया। फिर दोस्त ने भाई से कहा कि वो अपनी माँ को सारी कहानी बता दे। उसके ख्याल में माँ और बीवी को बाखबर रखना जरूरी था। दूसरी वजह ये थी कि उनके पास हो सकता है उसके तोड़ का कोई हल भी मौजूद हो। वो सहन ही में खड़े बातें कर रहे थे कि उसकी माँ कमरे से बाहर आ गई। आते ही वो बोली, मेरी बात मान लो कि ये जिनों की कारस्तानी है। मेरा गबरू जवान 3 दिन में आधा रह गया है। वो कौन सी मुसीबत मारी बीमारी है कि 3 दिन पहले लगी और इसे चाट गई। फिर शौकत ने कुछ देर बाद आने का कहा और चला गया। फिर बेटे ने अपनी माँ को वो सारी कहानी सुनाई। माँ सर पकड़कर बैठ गई। ये वही मुई चड़ेल है जिसके किस्से में बचपन से सुनती थी। वो तो गायब हो गई थी। हमारी बुरी किस्मत के अब दोबारा हमारे ही गले पड़ गई है। वाजिद की बीवी हक्का बक्का बैठी ये सब सुनती रही। माँ का ख्याल फौरी तौर पर खाई गला गांव में बुजुर्ग खातून दयाली की तरफ गया। वो कहने लगी, दयाली के अलावा कोई चारागर नहीं। 80 साला दयाली पूरे इलाके में अपने इल्म, फरासत और परहेजगारी की बदौलत एक बहुत मुतबर्रिक और बाइज्जत हस्ती थी। वो अपने इल्म अमल से काले जादू का तोड़ और मावराई कुव्वतों को अपने काबू में करती थी। दूर दूर से लोग अपने मसाइल और ज़रूरतें लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि अभी अभी दयाली के पास जाना होगा, मैं भी तुम्हारे हमरा चलूंगी। बहू से कहने लगी, तुम वाजिद का ख्याल रखना, किसी से इस बात का जिक्र ना करना, बल्कि उसके साथ ज्यादा प्यारो मोहब्बत से पेश आना। बेटे ने कहा कि शौकत को भी साथ ले लेते हैं। इस तरह वो तीनों गांव से बाहर निकले। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। खाई गला वो पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। दयाली का घर कौन नहीं जानता था। फिर वो उसके घर में दाखिल हुए। कुछ देर बाद उन्हें बुलवा लिया गया। माँ और वो दोनों एक दरवाजे से नीम तारीख बड़े कमरे में दाखिल हुए। सामने एक उम्र रसीदा माई बैठी थी। वो कहने लगी, अपनी मुश्किल मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताओ, ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है। वाजिद के भाई ने मुख्तसरन सारी कहानी दयाली के गोश गुजार कर दी। वो आंखें बंद की और सर झुकाए बैठी तवज्जो से उसकी बात सुनती रही। दयाली जेरे लब कुछ पढ़े भी जा रही थी। ये बदबख्त फिर आ गई। सालों पहले उसे इलाके से चलता किया था। इसका दोबारा आना खतरे से खाली नहीं है।
फिर दयाली ने अपने साथ रखे मिट्टी के एक बर्तन से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें आग के शोलों पर फेंक दिया। शोले कोई फुट बुलंद हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते गए। उसने अपना वादा तोड़ा है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसे काबू में दोबारा लाना एक मुश्किल काम है। तुम्हारे बेटे की जिंदगी को खतरा लाक है। ये सुनकर तो माँ के मुंह से चीख निकल गई। अल्लाह ने काले जादू और शैतान के बारे में हमें आगाह कर दिया है। दरअसल उस चुड़ैल ने मुझे ही ललकारा है। सालों पहले मैंने उसे जलील और रुस्वा करके इलाके से बाहर फेंक दिया था। वो अब समझती है कि दयाली बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है, इसलिए वो दोबारा यहाँ आदम की है। फिर दयाली ने कहा, तुम लोग अब जाओ और सुनो, किसी से कुछ मत कहना, ना तो मगलूब लड़के को अभी कुछ बताना और ना किसी और को। वो आज रात को भी आएगी, ना तुम उसको रोक सकते हो और ना इस वक्त में। रात को मैं अपने इल्म से पता लगाती हूँ कि इसका मकसद क्या है, क्यों आती है वो। कल सुबह तुम लोग सवारी का इंतजाम करके मुझे लेने आ जाना। मैं वहां आकर तुम लोगों को सब कुछ बता सकूंगी। मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना? नाउमीदी कुफर है। अब की बार उस कमबख्त ने मेरे बुढ़ापे को ढाल बनाया है। मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो हारेगी या मैं जीतूंगी। फिर वो तीनों वापस अपने घर को चले आए। वो घर पहुंचे तो शाम उतर रही थी। वो कमरे में दाखिल हुए तो वाजिद बुखार से तप रहा था। पिछले चंद दिनों में उसका खून जैसे निचड़ गया था। जर्द और कमलाया हुआ चेहरा, लागर बदन और आंखों में खौफ। रात वाजिद की बीवी और बेटी माँ के पास सोई थी। वाजिद कमरे में अकेला था। वो रात के तीसरे पहर फिर नमूदार हुई। उसका चेहरा अब भयानक लग रहा था। वाजिद ने उससे कहा, मुझ पर रहम करो कि एक ही बार मेरी जान ले लो, मैं अभी इस अजियत में नहीं रह सकता। वो रो पड़ा। चुड़ैल के तेवर तो खराब थे। ये दयाली अपने आप को क्या समझती है। वो और वक्त था जब उसने मुझे जेर किया था, अब मैं उसे फना करके दम लूंगी। फिर वो वाजिद की आंखों में देखते हुए बोली, तुम तो चारा थे, मेरा असल शिकार तो दयाली है। मैंने उससे पुराना हिसाब चुकाना है। उसने मुझे पहले धोखे से जकड़ लिया था, अब मैं उसकी उसे औकात बताऊंगी। इसके बाद उसने फिर वाजिद के साथ घिनौना अमल शुरू किया। अब वो उसे अपने दांतों और नाखूनों से नोच भी रही थी। जाते हुए बोली, दयाली आए तो उसे ये जख्म दिखा देना और उसे बोलना कि अगर तुम्हें निस्तो नाबूद न किया तो मेरा नाम भी। फिर वो हंसती हुई चली गई। सुबह वाजिद के भाई और शौकत ने अपने कुछ दोस्तों को तैयार किया। खाए गला गांव में दयाली को लेने चले गए। दयाली की बंजूसा में आमद ये जाहिर करती थी कि अब की बार मामला गंभीर है। दयाली घर के सामने पहुंची और बोली, मुझे यहीं उतार दो। डोली को जमीन पर रखा गया। उसे इज्जत और एहतराम से उतारा गया। वो घर को देखती रही, फिर नजर उठाकर आसमान की जानिब देखा और बोली, या अल्लाह मेरी मदद कर। मेरा इल्म कुछ नहीं जब तक तेरी नुसरत मेरे साथ ना हो। अब की बार बहुत मुश्किल आ पड़ी है, मैं तेरी मदद मांगती हूँ। उसे वाजिद के कमरे की तरफ ले जाया गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने सबको पीछे रहने का इशारा किया। उसने दहलीज के पार कदम रखा तो वाजिद हड़बड़ाकर उठ बैठा। दयाली भी उसकी आंखों में देखे जा रही थी और जेरे लब कुछ पढ़ती जा रही थी। उसने उसकी चारपाई के गिर्द 3 चक्कर काटे और अपना पढ़ना जारी रखा। फिर वो कमरे के हर कोने में गई, कुछ देर पढ़ती रही, बाद में फूंक दिया। उसने इशारा किया और अपने लिए कुर्सी मंगवाई। फिर कुर्सी पर बैठकर तादेर कुछ पढ़ती रही। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका चेहरा सुर्ख से सुर्ख होता गया। आंखें सुर्ख हो गईं, जिस्म कपकपाने लगा, उस पर लर्जा तारी हो रहा था। फिर वो अचानक थम गई। उसने आंखें बंद कर लीं। कमरे के चारों जानिब फूंका तो वाजिद को ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कुछ शीशे की दीवारें थीं जो चिटाक से टूट गई हों। एक तनाव छाया था जो फूंकने से नरम गुदास माहौल में तब्दील हो गया हो। फिर उसने अपनी एक पोटली से 4 लोहे की मेखें यानी कीलें निकाली, उन पर दम किया और वाजिद के भाई से बोली, इन्हें कमरे के चारों कोनों में गाड़ दो। कच्ची दीवारें थीं तो हाथ के दबाव से ही वो दीवार में पेवस्त हो गई। फिर उसने पोटली से धागा निकाला और उसके भाई से कहा कि इसे एक कील से दूसरी तक बांधते जाओ। ये अमल पूरा हुआ। फिर उसने कमरे की दीवारों पर अपने दोनों हाथ फेरे। फिर एक तावीज निकाला और वाजिद की माँ से कहा, इसे पानी के मटके में डाल दो, सब घर वाले इस मटके का पानी पिएं। ये सब करके वो घर के छोटे से सहन में आई। अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली आसमान की जानिब उठाई और कुछ पढ़ने लगी। तकरीबन 10 मिनट वो कुछ पढ़ती रही। फिर सब घर वालों को सामने खड़ा किया और बारी बारी सब पर फूंका। वो बदबख्त अब इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकेगी, मगर वो आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। 4-5 दिन में सवाबी से यूसुफ यहाँ आएगा। उसे पैगाम मिल चुका है। इन दिनों वो किसी जरूरी काम में फंसा हुआ है। वो या तो अपनी जान दे देगा या फिर इसकी जान ले जाएगा। वो मेरा शागिर्द है और शैतान को अपनी उंगलियों पर नचाता है। घर वाले इत्मीनान से रहें, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाकी सब अल्लाह मुहाफिज है।
वो ये कहकर जोर जोर से कलमा पढ़ती घर से बाहर निकल गई। रात आई और साथ ही खौफ और इत्मीनान दोनों कैफियतें लेकर आई। खौफ चुड़ैल के आने का और इत्मीनान दियाली के दम और दरूद का जो वो आज करके गई थी। कमरे में लालटेन रोशन थी, फिजा में मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक गीदड़ के चिल्लाने और कुत्तों के भौंकने की आवाजें चारों जानिब से आना शुरू हो गई। फिर एक दिलखराश चीख सहन में बुलंद हुई। चीख इतनी बुलंद थी कि घर के मकीनों के कानों के पर्दे फटने लगे। वाजिद चारपाई पर परेशान बैठा था। वो टिकटिकी बांधे कमरे की छत को घूर रहा था। उसकी माँ, बीवी और भाई सामने फर्श पर सहमे सहमे से बैठे थे। दियाली उनसे कह गई थी कि वो तुम लोगों को डरा सकती है मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने सख्ती से ताकीद की थी कि वाजिद किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर कदम ना रखे। घर की छत टीन की थी। कुछ देर बाद छत पर पत्थर बरसना शुरू हो गए। टीन की छत से पत्थर टकराते तो एक शोर उठता, फिर पत्थर बरसना बंद हो गए, हवा रुक गई, सकूत छा गया। फिर किसी की सिसकियों की आवाज सहन से आने लगी, रोने की आवाज, कभी मध्यम हो जाती कभी बढ़ जाती। सब ने आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। यह सिलसिला रात भर जारी रहा। जब फजर की अजान मस्जिद से आई तो सब कुछ थम गया। उन्हें ऐसा लगा कि एक हिउला सा सहन से उठा और आसमान की जानिब उड़ गया। नमाज पढ़ने के बाद कहीं जाकर वो सारे सोए। अगले दिन वो सहमे हुए उठे। सहन में पत्थर बिखरे पड़े थे। उन्होंने उन्हें मिलकर समेटा और फिर उसका भाई उन्हें बाहर फेंक आया। रात आई, फिर वही हंगामा शुरू हो गया जो पिछली रात हुआ था। तीसरी रात सुकून से गुजरी। वो दोपहर में धूप सेक रहे थे। वाजिद अपने कमरे में सोया हुआ था। भाई बाहर कहीं गया हुआ था। माँ ने सहन में चूल्हा बनाकर हंडिया चढ़ा रखी थी। माँ चारपाई से उठी और कमरे की जानिब जाते हुए बहू से बोली कि तुम हंडिया देख लो, मैं कमरे से मैले कपड़े निकाल लाती हूँ। आज धूप है, कपड़े धो लेते हैं, शाम तक सूख जाएंगे। बहू पीठ किए हंडिया देख रही थी। बहू बोलने लगी, रात को चैन की नींद भी ना सो सकूं और घर के काम है कि खत्म होने को नहीं आते। बहू का लहजा बहुत भड़का हुआ था। सास कहने लगी, तू तो है ही बदजात, घर में मुसीबत पड़ी है और तुझे अपने आराम की पड़ी है। मुसीबत में तो तुम्हारा बेटा लाया है ना, उस चुड़ैल को भी नहीं बख्शा। मालूम नहीं कहां कहां अपना मुंह काला करता रहा है और सजा हम माँ बेटी को मिली है। अच्छा है उसी के साथ कहीं भाग जाए ताकि मेरी तो जान छूटे। ये सुनकर माँ का पारा चढ़ गया। वो लपक कर उसके पास पहुंची और उसके पीछे जाकर उसे कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया तो माँ की तो चीख निकल गई। बेहानत चेहरा, लंबे दांत, खूंखार आंखें। ये देखकर माँ पीछे की जानिब भागी। वो वही चुड़ैल थी, बहू का रूप बदल कर बैठी थी। माँ की चीख सुनकर वाजिद की बीवी गुसलखाने से बाहर आई। चुड़ैल को देखा तो वो भी जोर जोर से चीखने लगी। वाजिद बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे तक आया और जब चुड़ैल को असल रूप में देखा तो वहीं दहलीज पर रुक गया। अब बाहर माँ और बीवी दोनों चिल्ला रही थीं और वो चुड़ैल कहके लगाती दीवार पर चढ़ी और पार कूद गई। सास और बहू दोनों रोई जा रही थीं। वाजिद की बीवी भागकर उठी और अपनी बेटी को उठा लाई। इतने में बाहर दरवाजा किसी ने खटखटाया। वाजिद ने माँ से कहा, दरवाजे पर जाकर देखो कौन आया है। माँ कांपती हुई सिसकियां लेती हुई दरवाजे पर पूछा, कौन है? मैं जाहिद यूसुफ हूँ, मुझे दियाली ने भेजा है। माँ की जान में जान आई। दरवाजा खोला तो सामने एक 45 बरस तक की करीब का कोई शख्स खड़ा था। दाढ़ी के बालों में सफेदी झलक रही थी। माँ ने सलाम किया और जाहिद यूसुफ को अंदर ले आई। इतने में वाजिद अपने कमरे की दहलीज पर आया और उससे हाथ मिलाने के लिए कदम आगे बढ़ाने ही लगा था कि यूसुफ ने दायां हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। वहीं ठहर जाओ। फिर वो वाजिद के कमरे में दाखिल हुआ। चारों तरफ फेरकर उसने जायजा लिया। इतने में वाजिद का भाई और शौकत भी आ गए। उन्होंने सलाम किया। वो जेरे लब कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वो वाजिद के रूबरू आया। अपना दायां हाथ उसके सर के पीछे ले गया और अचानक उसके बालों को जकड़ लिया। फिर उसने वाजिद के चेहरे पर फूंक मारी और बाल छोड़ दिए। चलता हुआ सहन में आया। रात को मैं तुम्हारा जो नीचे गांव वाला घर है ना, उसमें रात में अकेली गुजारूंगा। मुझे वहां ले चलो और तुम लोग 4 रोटियां और पानी का इंतजाम भी कर दो। फिर वो मुड़कर वाजिद की जानिब देखकर बोला, कल रात तुम भी उसी घर में ठहरोगे। हम दोनों के अलावा वहां कोई ना होगा। शाम से पहले तुम वहां पहुंच जाना और अगर सफेद कुर्ता शलवार हो तो वो पहन कर आना। कल भी शाम को 4 रोटियां और पानी का इंतजाम करना होगा। मैं परसों वापस चला जाऊंगा अगर जिंदा रहा। वाजिद का भाई और शौकत रोटियां बनवाकर नीचे बंजूसा गांव में पहुंचे। जाहिद यूसुफ पहले से वहां मौजूद था। वो घर के इर्द गिर्द दरख्तों को जांच रहा था। उसके हाथ में तकरीबन 6 इंच लंबा लोहे का टुकड़ा था। वो कुछ पढ़कर हर दरख्त के तने पर उस लोहे के टुकड़े से निशान लगा देता। जैसे ही निशान लगता तो उस दरख्त के परिंदे फर से उड़ जाते। वो निशान उनकी समझ से बालातर थे।
वो एक मुरब्बा बनाकर उसमें लकीरें खींच देता था। दरख्तों से फारिग हुआ तो घर के पीछे जंगल की तरफ गया। जंगल के किनारे पर घर के मतवाजी एक लंबी लाइन उसी लोहे के टुकड़े से खींची, फिर लाइन के सरों पर कांटे के निशानात लगाए। इस दौरान वो मुसलसल पढ़ रहा था। निशानात लगाने के बाद वो जंगल की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। दोनों हाथों की हथेलियां खोलकर रुख जंगल की जानिब किया। कुछ पड़ा तो करीब से दूर तक के दरख्तों के परिंदे शोर मचाते अपने ठिकाने बदलने के लिए परवास कर गए। वो जंगल से वापस आया। घर के चारों जानिब लोहे के टुकड़े से 1 इंच के करीब गहरी खुदाई की। उस मिट्टी को एक ढेर की सूरत जमा किया और उस पर खड़े होकर इस तरह कुछ पढ़ता रहा जैसे लोग कब्रों पर पढ़ते हैं। वो 15 मिनट तक पढ़ता रहा और देखते ही देखते मिट्टी का रंग सुर्ख हो गया। उसने पढ़ाई खत्म की तो मिट्टी इस तरह से सुर्ख हो चुकी थी कि जैसे उसमें खून मिलाया हुआ हो। वाजिद का भाई और शौकत खड़े हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। उसने वो मिट्टी चारों जानिब उस खुदाई हुई लाइन में बिछा दी। घर को चारों तरफ से घेर लिया सवाए मरकजी दरवाजे के। मरकजी दरवाजे पर उसने खुदाई ना की थी और ना ही मिट्टी बिछाई थी। आधा कनिस्तर मिट्टी के तेल का ले आओ, उसने वाजिद के भाई और दोस्त को कहा। 4 रोटियां और पानी लाए हो? शौकत ने फौरन रोटियों वाला गुलाफ उसके हाथ में दे दिया और पानी जो वो बाहर से भर कर लाए थे। वाजिद का भाई मिट्टी का तेल लेने चला गया। फिर उसने कहा कि वाजिद के भाई से बोलो कि लाइटर और माचिस की डिब्बियां भी लेता है। फिर जाहिद यूसुफ ने दरख्त से एक मोटी शाख तोड़ी, उस पर बिस्तर की चादर लपेटकर एक मिशल तैयार की और उसे मिट्टी के तेल में डुबो दिया। फिर उसने वाजिद के भाई को बताया कि ये जिंदगी और मौत की जंग होगी। अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है कि उसे बांध कर कहीं दूर, बहुत दूर फेंक दिया जाए। उसने उस्तानी जी से किया हुआ वादा तोड़ा है और साथ ही उसको ललकारा भी है। अब या तो वो चुड़ैल जान से जाएगी या फिर उस्तानी जी का दबदबा। उस्तानी जी के लिए मेरी एक जान तो क्या, अगर 100 जाने भी होती तो उन पर कुर्बान कर देता। फिर उसने उन दोनों को एक तावीज दिया कि वाजिद को यहाँ लाते वक्त इसे पानी में घोलकर पिला देना। उन दोनों को वापस भेज दिया और कहा कि कल सुबह 4 रोटियां लानी है और शाम से पहले वाजिद को हर हालत में यहाँ लाना है। वो दोनों वापस गांव की तरफ आ गए। उस रात भी रात के तीसरे पहर वही हंगामा शुरू हो गया। वाजिद की बेटी जोर जोर से रोने लगी। वाजिद अपनी बेटी की चीखें और रोना सुनकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। फिर सुबह हुई तो माँ ने रोते हुए कमरे में चूल्हा बनाया, रोटियां बनाई। वो दोनों रोटियां लेकर नीचे गांव की जानिब चले। वहां जाहिद यूसुफ कमरे में मुसल्ले पर बैठा था। लगता था कि रात भर वो इबादत करता रहा है। उन्होंने उसे रोटियां दी और शाम से पहले आने का कहकर वापस चले गए। जोहर की नमाज पढ़कर वाजिद के भाई ने कहा, इससे पहले कि बर्फ गिरना शुरू हो हमें निकल जाना चाहिए। माँ ने जाहिद यूसुफ का तावीज वाजिद को घोलकर पिलाया। फिर वो लोग घर से चले और शाम से पहले बंजोसा गांव में अपने घर के सामने पहुंच गए। घर को देखकर तो वाजिद पर वहशत छाने लगी। उसे वही बर्फानी रात याद आई जिसमें उससे ऐसा काम हो गया था। एक चुड़ैल खूबसूरत लड़की के रूप में उससे आ टकराई और फिर उस पर अजाबों और हिसाबों का सिलसिला शुरू हुआ जो चंद दिन नहीं बल्कि सालों पर मुहित लगता था। जाहिद यूसुफ कमरे की चारपाई पर लेटा था। उसने वाजिद को देखा तो लेटे लेटे उससे बोला, इसी चारपाई पर बैठो जहां उस रात तुम सोए थे। वाजिद शर्मिंदा सा कोने वाली चारपाई पर बैठ गया। फिर उसने शौकत और वाजिद के भाई को कहा कि बैठक में से एक चारपाई के अलावा वो सारा सामान कहीं दूसरी जगह रख दो। फिर कुछ देर के बाद जाहिद यूसुफ उठ खड़ा हुआ, वाजिद को कमरे में रुकने का इशारा किया और खुद उन दोनों के हमरा मरकजी दरवाजे से बाहर निकल आया। आंखें उठाकर आसमान की जानिब देखा। बर्फ गिरने को थी। तुम दोनों घर से 200 गज दूर रहोगे। करीब आने की कोशिश न करना। कुछ भी सुनो या कुछ भी देखो या महसूस करो, इस घर के करीब ना आना। और जब फजर का टाइम हो जाए तो बिला झिझक चले आना। अगर हम दोनों मुर्दा पड़े हों तो हमारी लाशें उठाकर दयाली के पास ले जाना। वो दोनों खौफजदा हो गए और खामोश हो गए और वहां से चले गए। कुछ देर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। वाजिद ठिठरा हुआ चारपाई पर बैठा था। वो कभी खाली खाली नजरों से जाहिद यूसुफ को देखता और कभी कमरे की छत को। तुम इस कमरे में रहोगे और इसी चारपाई पर बैठोगे। मैं बैठक में हूँगा। वो आए तो मुझे खबर हो जाएगी। तुमने चारपाई से नीचे नहीं उतरना। जब मैं कमरे में दाखिल हूँ तो उसकी तवज्जो मेरी जानिब हो जाएगी और उसी दौरान तुम फौरन इन ट्रंकों के पीछे छुप जाना। वो आएगी तो उसे बैठक में मेरी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा और जितनी भी उसकी चीखों पुकार हो तुमने मुंह से आवाज तक नहीं निकालनी। ये सब हदायत देने के बाद उसने चाय नमाज बिछाई, शाम के फर्ज अदा करने लगा। फिर जाहिद यूसुफ बैठक में चला गया और उसने कहा कि दरवाजे के पट भेड़ देना मगर कुंडी नहीं लगानी है। चुड़ैल के आने से पहले मैं उसकी बू सूंघ लूंगा। तुम उसको बातों में लगाना जब तक कि मैं कमरे में दाखिल नहीं हो जाता। फिर वो चला गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी।
फिर एक हवा का तेज झोंका घर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जाहिद यूसुफ चारपाई से उठ बैठा। उसने लम्स महसूस कर लिया था। फिर वो अचानक वाजिद के सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे के नकूश भयानक थे और मुस्कुराहट थी। ये वो ना थी जो उसे पहली रात मिली थी, ये वो थी जो उसे कभी ना मिली थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो बिल्कुल नंग धड़ंग थी, कोयले जैसा काला जिस्म, लंबी और पतली काली गर्दन, कलाइयों तक बाजू छोटे और हाथ बाजुओं से भी लंबे और बड़े, नाखून बड़े बड़े जो आगे से नुकदार, पतले बदसूरत पांव पीछे की जानी मुड़े हुए। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के नकूश और ज्यादा भयानक हो गए। नाक उसकी लटक कर मुंह के नीचे आ गई, दांत लंबे और थोड़ी के नीचे तक लंबे हो गए। कबूतर के अंडे जितनी गोल आंखें दहकती थीं, बाल बिखरे थे और कमर तक झूल रहे थे। उसे देखकर वाजिद का सर चकराने लगा। धोखेबाज, तुम भी औरों की तरह बेवफा निकले। वो क्या समझता है कि मुझे उसकी खबर ना होगी? वो चलाक दियाली का बुज़दिल चेला। मैं उससे पहले निपटूंगी ताकि तू मेरा ये रूप भी देख ले और फिर तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खाऊंगी। फिर उसने एक करख कहका लगाया जिसे सुनकर वाजिद बेहोश हो गया। वो चारपाई पर पड़ा था। चुड़ैल ने मालूम नहीं उसके साथ क्या किया कि वो जाग गया। इधर उधर देखने लगा। फिर जब चुड़ैल को देखा तो फिर से लरजने लगा। दियाली का बुज़दिल चेला समझता है कि मैं उसकी मौजूदगी को भांप नहीं सकूंगी। कम ज़र्फ है दियाली और उसका चेला। मैं तेरे सामने उसका हशर करूंगी और फिर तेरा। कहाँ है तू बुज़दिल, दियाली के मकार चेले? आज तेरी और दियाली की मौत मेरे हाथों ऐसी भयानक होगी कि पूरे इलाके में फिर कोई सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। जाहिद यूसुफ दरवाजे के बीच में खड़ा, हाथ सीने पर बांधे, बगैर पलके चिपकाए, शदीद नफरत से उसे देख रहा था। उसने सर से टोपी उतार दी थी। चुड़ैल ने उसे देखा और अपने पांव जमीन पर लगाए। दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। वाजिद ट्रंकों के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। बहुत बुरा किया है तूने वापस आकर। दियाली ने मुझे तेरे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। इससे पहले मैं तेरी तलाश में आता। अच्छा किया तूने जो खुद मौत के मुंह में चली आई। तूने दियाली को दिया हुआ वादा तोड़ा है और सजा की हकदार है जो तुझे मिलकर रहेगी। मेरे हाथों 50 साल पहले इलाके का एक किसान मारा गया था। दियाली को मैंने कई वजाहतें दी कि ये सब गलती से हुआ, मगर उसने मुझे माफ ना किया। मैं उससे बात करने गई थी और उसने अपने मोकलों से मुझे धोखे में बांध दिया ताकि मुझे कहीं दूर दराज के इलाके में छोड़ आए। मुझे अपने अमल से सालों वहीं कैद रखा। फिर किसी ने मेरी मदद की और मुझे कैद से निजात दिलवाई। मैं भटकती रही। मेरा सीना अब भी दियाली की नफरत से जल रहा है। मैं तो समझती थी कि वो बूढ़ी हो गई होगी, मगर उसने अपने इर्द गिर्द हिसार बांध रखे हैं। तुझे मार कर मैं वो हिसार तोड़ डालूंगी। फिर उस खबीज बुढ़िया की मौत मेरे हाथों होगी। अपनी जुबान को लगाम दे। वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। तुझको इंसानों में आने की इजाजत क्या मिली कि तू इन्हें सिताने लगी? वो अब लगातार कुछ पढ़ रहा था। चुड़ैल ने जमीन छोड़ी और दोबारा कमरे की खला में तैरने लगी। वो अपने पैंतरे बदल रही थी और जाहिद यूसुफ अपनी जगह पर साकित खड़ा था। वो बिफरी और उड़ती हुई उसके ऊपर गई और बाएं हाथ से उसकी गर्दन के नीचे जर्ब लगाई। जाहिद यूसुफ ने बचने की कोशिश की, मगर वो उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। उस चुड़ैल के कहके कमरे को लरजा रहे थे। उसने जमीन से उठने की कोशिश की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर उस चुड़ैल ने उड़ते हुए एक लंबी चीख के साथ उसकी टांग को पकड़कर उसे घुमा दिया और दीवार पर दे मारा। वाजिद समझा कि अब वो नहीं उठेगा। जाहिद यूसुफ का चेहरा खूनो खून था। उसने पर अपना विरद जारी रखा। मेरा अगला वार आखिरी होगा और साथ ही तेरी लाश उठाने से पहले दियाली अपने अंजाम तक पहुंच चुकी होगी। वो बमुश्किल उठा, साथ साथ अपना विरद जारी रखा। वो चुड़ैल हवा में बुलंद होकर गुर्राने लगी। ये मेरा आखिरी वार है, ये कहते हुए जैसे ही चुड़ैल ने जरब लगाने के लिए अपनी दाईं टांग बिजली की मानिंद घुमाई, उसी लम्हे जाहिद यूसुफ ने उसके पांव को जकड़कर उसे घुमाया और दरवाजे के ऊपर दीवार पर उसे दे मारा। उसकी एक चीख बुलंद हुई। वो टकराकर जमीन पर आ गिरी, नंगी और गंदी गालियां देते हुए उठी। लेकिन जाहिद यूसुफ सरत से उसके करीब पहुंचा और पूरी कुव्वत से हाथ को उल्टा घुमाकर उसके मुंह पर उसने जर्ब लगाई। वो चीखें मारती हुई लकड़ी के शेल्फ से जा टकराई। जाहिद यूसुफ जोर जोर से विरद करता आगे बढ़ा और उसे दोनों हाथों से उठाकर सर के ऊपर बुलंद किया और पूरी ताकत से उसे सामने वाली दीवार पर पटक दिया। एक भयानक और खौफनाक चीख बुलंद हुई। वो लम्हे भर के लिए दीवार से लगकर नीचे जमीन पर आ गिरी। वो चिल्ला रही थी और उसकी कराहें बुलंद हो रही थी। जाहिद यूसुफ फिर उसकी जानिब लपका और अपने सीधे हाथ से उसकी पतली और काली गर्दन जकड़ ली। फिर उसे घसीटता हुआ दीवार से जा लगाया। जाहिद का चेहरा खौफनाक हो चुका था। ये वो जाहिद यूसुफ न था जो वाजिद को इशा की नमाज पढ़ता नजर आया था।
अब उसकी आंखें चीते की तरह चमक रही थीं, आंखों में गुस्सा था। उसने चुड़ैल को गर्दन से पकड़कर अपने हाथ से उठाया और भरपूर कुव्वत से अल्लाहू अकबर कहता हुआ उसे आतिशदान के करीब जमीन पर पटक दिया। एक दिल खराश चीख चुड़ैल के हलक से बरामद हुई। वो उठने की कोशिश कर रही थी कि जाहिद यूसुफ बिजली किसी तेजी से लपका और टीन के कनस्तर से मशल निकालकर उसके सामने खड़ा हो गया। फिर उसने लाइटर निकाला, हल्के से शोले से वो मशल भड़क उठी और अब उसके हाथ में मशल बुलंद थी और दाहिने हाथ में लोहे का वही चौकोर टुकड़ा था। जाहिद यूसुफ के खून आलू चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। दोनों हाथ उसके कंधों से बुलंद थे। मशल जल रही थी और सुर्ख रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। चुड़ैल आतिशदान के करीब कररा रही थी। आग देखकर उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। अब बता, दयाली के बारे में क्या कह रही थी? देख मुझे, दयाली के एक हकीर मुरीद को, जो अब तेरी मौत बना खड़ा है। जाहिद के तेवर और लहजा बहुत ज्यादा भयानक हो गया था। वो अपनी अजीबो गरीब भारी आवाज में चुड़ैल से कहने लगा, तेरे अंजाम से तेरे जैसे शैतानी कुव्वतें दयाली के इलाके से मीलों दूर रहेंगी। वो चिंघाड़ती रही, चीखती रही, फुनकारती रही, फिर रोने लगी। उसके हलक से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे उसे जिंदा ज़िबा किया जा रहा हो। वो रोते हुए जाहिद यूसुफ से रहम की भीख मांगने लगी। मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ कि दोबारा इधर का रुख भी नहीं करूंगी। तुम्हें दयाली की कसम, तुम्हारे रब की कसम, मुझे जाने दो। अब वक्त गुजर गया है। वो दयाली जो अपने आस्थाने से सालों नहीं निकली, मगर तुम्हारी शरारतों की वजह से इस उम्र में मीलों का सफर करके दूसरे गांव गई। तुमने एक शरीफ और बेजर लड़के और उसके घराने को तंग किया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई। तुम्हारी मौत का फैसला हो गया है। ये कहकर उसने लोहे के टुकड़े पर कुछ पढ़कर फूंका। फिर उसने चुड़ैल के आगे ऊपर से नीचे फिजा में लकीर खींची तो वो इतनी जोर से चीखी कि पूरा कमरा कांप गया। वाजिद अपनी जगह सब कुछ देख रहा था और थर थर कांप रहा था। अब वो घायल हो रही थी। उसका गलीज जिस्म लोहे के टुकड़े की हरकत से जगह जगह से फटता चला जा रहा था। वो अपने बाल नोच रही थी, चिल्ला रही थी। जाहिद यूसुफ ने एक बार फिर फिजा में लकीर खींची तो उसके जिस्म के बदबूदार लोथड़े नीचे गिरने लगे। वो टुकड़ों में बट रही थी, सिसकियां ले रही थी, आहुजारी कर रही थी। उसने बावाज़े बुलंद अल्लाहू अकबर कहा और मिशल उस पर फेंकी तो उसके बालों ने फौरन आग पकड़ ली। उसकी करीहा चीखें जैसे कमरे की छत को फाड़कर आसमान की जानिब उठती महसूस हो रही थीं। उसका चेहरा जल रहा था। जाहिद यूसुफ ने मिट्टी के तेल का कनस्तर दोनों हाथों से उठाया और अपने सर से बुलंद करके आहिस्ता आहिस्ता उस पर उंडेल दिया। आग ने आनन फानन चुड़ैल को अपनी लपेट में ले लिया। हैरत अंगेज तौर पर आग चुड़ैल के अलावा न किसी और चीज को छू रही थी और न जाहिद यूसुफ की जानिब लपकती थी। आग के शोले बुलंद थे। चुड़ैल की दिलखराश चीखें कमरे की दरो दीवार को लरजा रही थीं। वो अंगारा बन रही थी, एक दहकता हुआ अंगारा। उसकी सिसकियों की आवाजें भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थीं। जाहिद यूसुफ अपने पांव फैलाए दोनों हाथ सीने पर बांधे तन कर खड़ा था। उसके होंठों से कलामे पाक की आयतें जारी थीं। चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता जलकर राख हो रही थी। वो लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। वापस आया तो वो राख आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बुलंद हुई और उड़ती हुई एक झोंके की तरह बाहर निकल गई और कमरे का फर्श बिल्कुल साफ हो गया। एक रोशनी घर के ऊपर मशरिक से मगरिब की जानिब फैलती जा रही थी। उसी लम्हे बंजूसा गांव की मस्जिद से आजान की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वाजिद बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो चारपाई पर पड़ा था। शौकत और उसका भाई वाजिद के चेहरे पर पानी फेंक रहे थे। वो बुड़बुड़ा कर उठा। कमरे में जाहिद यूसुफ नहीं था, बैठक में भी नहीं था। भाई ने बताया कि जब हम यहाँ पहुंचे तो तुम चारपाई पर बेहोश पड़े थे। जाहिद यूसुफ यहाँ नहीं था, शायद वो कहीं चला गया दयाली के किसी और काम को निपटाने। तो ये थी एक फौजी और उसके घराने पर बीती हुई सच्ची और होलनाक कहानी।